आज हम लेकर आए हैं नवंबर मंथ की विजन आईएएस की मैगजीन, जिसमें गाइस हमने 2 टॉपिक्स पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस कंप्लीट कर लिया है। आज हम इकॉनमी सेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इकॉनमी सेक्शन गाइस थोड़ा लंबा है, तो पार्ट्स में आएगी वीडियोस। 4 टॉपिक्स आज इस वीडियो के तहत आपको करा दिए जाएंगे। तो पहला जो टॉपिक है गाइस वो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, हर एक इसको समझेंगे, क्या होता है डिजिटल, क्या होता है पब्लिक, क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी बातें समझेंगे। लेकिन पहले चलो समझो कि ये आया कैसे, बैकग्राउंड क्या है न्यूज़ का। तो देखो, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2 इंडिया लेड इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया जब वर्चुअल हमारा G20 लीडर्स की समिट थी। उसमें एक इनिशिएटिव था ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, रिपोजिटरी का, और एक था सोशल इम्पैक्ट फंड का। ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। एक तो ये वाला था ग्लोबल डिजिटल वाला आपका, और एक था आपका सोशल इम्पैक्ट फंड। ठीक है, GDPIR बोलूँगी मैं इसको, ध्यान से समझ लो। ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी है। 3 DPI डिलीवरेबल्स हैं, पढ़ेंगे उसके बारे में क्या है, जो इंडोर्स किए गए। अब ये किसके लिए हैं, क्या करने के लिए है, तो याद रखो, ये जो बनाया जा रहा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बेसिकली फिनेंस को मोबिलाइज करने के लिए है। किन कंट्रीज के लिए? जो कि लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज का पार्ट है। ठीक है, अब देखो ये जो है आपका, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस पे काम कर रही है। सोशल इम्पैक्ट फंड पे आपका एक तरह का ये फास्ट ट्रैक DPI इम्प्लीमेंटेशन है ग्लोबल साउथ के लिए। मैंने कल भी बताया था, ग्लोबल साउथ वो कंट्रीज हैं जो लीस्ट डेवलप है ना, या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, याद है आपको, उसको 1980s में इसको कॉइन किया गया था टर्म को। तो लीस्ट डेवलप कंट्री, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको हम ग्लोबल साउथ में कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पर ये बनाया इसलिए जा रहा है ताकि नॉलेज गैप का ब्रिज खत्म होए। चॉइसेस, मेथोडोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, ये सब चीज़ें जो हों उसको बहुत काउंटर करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ग्लोबल साउथ कंट्रीज अच्छे से अचीव कर पाएँ, उसके लिए सब किया जा रहा है। फंडिंग की प्लेज ली गई है कि $25 मिलियन जो है, इंडिया ने प्लेज लिया कि वो इनिशियल कमिटमेंट करेगा, सोशल इम्पैक्ट फंड में डालेगा। ठीक है, अब ये सब करने की वजह क्या है, क्यों डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किया जा रहा है क्या, ये सब कुछ समझते हैं। तो देखो, DPI एक तरह का ना शेयर डिजिटल सिस्टम है बेसिकली, और एक सिक्योर है, ओपन स्टैंडर्ड है। इसमें आपको पब्लिक को, प्राइवेट सर्विसेज को सोसाइटल स्केल पे इक्विटेबल एक्सेस में, यानी कि सभी को मिले, सभी को डिलीवर की जाए। तो देखो, डिजिटल का मतलब क्या होता है कि रिमोट में, पेपरलेस एरिया जहाँ पर नहीं है, रिमोट एरियाज है, वहाँ पे ना लेस सर्विस डिलीवरी, प्रेजेंस जहाँ पे बहुत कम है सर्विस डिलीवरी की, वहाँ पर इनको पहुँचाया जा सके। लास्ट माइल कनेक्टिविटी एक टर्म आप समझते हो, है ना। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी को अप्रोच करने के लिए उसको हमें ज़रूरत है कि हम कुछ ऐसा रास्ता ढूंढें, फिर कॉस्ट आपकी इससे कम होएगी, एक्सेस लोगों का बढ़ेगा, डिजिटल रेल रोड्स की तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो बहुत आसानी से चीज़ें एक्सेस हो जाएंगी। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा, पब्लिक को फ़ायदा क्या होगा कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी गवर्नमेंट की, पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा इसमें जगेगा। ठीक है, गवर्नमेंट ज़्यादा ऑर्केस्ट्रेशंस कर सकती है, गवर्नमेंट अच्छे तरीके से चीज़ों को पहुंचा सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना यानी कि नेशनल स्केल पे इनोवेशन को बिल्डअप करना, डिजिटल सोल्यूशन निकालना, प्राइवेट लेड या पब्लिक प्राइवेट इस तरह के सोल्यूशन निकालना। ठीक है, इकोसिस्टम लेवल इम्पैक्ट यानी कि प्राइवेट एंड पब्लिक डोमेन्स में उसको क्रेटर करना। अब की पिलर्स क्या है DPI के, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, DPI का मतलब क्या है, डिजिटल वाला जो आपको मैंने बताया, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यानी कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो ओपन हो, इंटरऑपरेबल हो, स्केलेबल टेक्नोलॉजी के साथ हो। इसके फ़ायदा ये होगा गाइस, एक तो गवर्नेंस का फ्रेमवर्क बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि डेटा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, ग्रीवेंस रिड्रेसल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ें इससे अच्छी चलेंगी। रेजिलेंट हो जाएगा आपका लोकल इकोसिस्टम, जो बैरियर्स थे जो एलिमिनेट करा जाएगा, इकोनॉमिक बैरियर्स, सोश टेक्निकल बैरियर्स, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक टॉपिक पढ़ाया था रूरल टूरिज्म का, हमने उसको कल्चर में किया था। इस तरह के प्रोजेक्ट्स को बूस्ट देने के लिए भी बहुत ज़रूरत है हम कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम काम करें। इसकी फाउंडेशनल चीज़ें क्या हैं? देखो, स्ट्रॉन्ग DPI के 3 फाउंडेशनल सिस्टम होते हैं, दैट इज़ IPD। IPD बोले तो आपका आइडेंटिटी, पेमेंट एंड डेटा एक्सचेंज। इंडिया का जो DPI आर्किटेक्चर है उसको इंडिया स्टैक कहते हैं, जिसका मतलब है आधार के लिए हमने आइडेंटिटी यूज़ करी हुई है,
यूपीआई है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसको आप पेमेंट कह सकते हो, सब करते होगे यूपीआई के थ्रू पेमेंट, है ना। डेटा एक्सचेंज के लिए आपको पता है डिजी लॉकर में आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन भी हो रखी होगी, नहीं हो रखी है तो गाइस करा लो। गवर्नमेंट की ऐसे प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा रहता है। मान लो कल को अनफॉर्चुनेटली अगर कोई डेटा आपका खो जाता है, कोई ऐसा पेपर डॉक्यूमेंट खो जाता है, तो कम से कम आपके डिजी लॉकर में तो होगा, है ना। तो आप डिजी लॉकर की ऐप डाउनलोड कर आधार नंबर डाल के जो इन्फॉर्मेशन वो मांग रहा है उसके अंदर डालो आप। फिर अब ग्लोबल साउथ की कंट्रीज के लिए क्यों फोकस किया जा रहा है कि डीपीआई होना चाहिए, सिग्निफिकेंस क्या है वो भी देख लेते हैं हम। तो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस क्या है गाइस डीपीआई का फॉर कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ, इनकी इंक्लूसिबिलिटी बढ़ेगी। इंक्लूसिबिलिटी का क्या मतलब होता है, वुमेन है ना, मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, उनको जो सोर्सेज नहीं मिल पा रहे थे, जो डिले थी सर्विसेज के अंदर, जो आपके टारगेटिंग ठीक से नहीं हो पा रही थी, वो सही होगी। अब देखो पब्लिक इमरजेंसी थी ना, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, कोविड-19, उसमें कोई कन्वेंशनल मोड होना चाहिए ना सर्विस डिलीवरी का, जैसे अनइंटरप्ट सर्विसेज रिमोट असिस्टेंस एरियाज में मिल पाए, वो कैसे पॉसिबल होगा। डिजिटल आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल नेटवर्क्स के तहत पॉसिबल है वो चीज़ें। सोवैनिटी की यहाँ बात की जा रही है कि सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग अगर लेगेसी सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्ट करती है कंट्रीज को, तो नए इमेजिनेशन आपके डिजिटल सोल्यूशन निकालो आप उस चीज़ के लिए, कुछ ऐसे सोल्यूशन निकालो जो डिजिटल सिस्टम के तहत जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट हो पाए। इनोवेशन लाने की बहुत ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर सिविल सोसाइटी मिलकर कुछ इनोवेटिव प्लेटफॉर्म लेकर आए ताकि वो फेयर मार्केट कॉम्पिटिशन भी रख पाए। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। सोशो इकोनॉमिक आउटकम भी इससे निकल कर आएगा ग्लोबल साउथ की कंट्री से, कि एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी कंट्रीज़ में, कंपटीशन बढ़ेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की अच्छी होगी, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे ये कह रहा है कि इंडिया का जो डीपीआई है उसने इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करा है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, इक्विटेबल ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। देखो हम सभी चाहते हैं कि इक्विटेबल प्लेटफॉर्म हो, इक्विटेबल ग्रोथ सभी की हो, सभी एक साथ बढ़ें आगे। तभी आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली अपने उसमें बात रखी है कि भाई रिजर्वेशंस को भी अब थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, कि अब रिजर्वेशंस की ज़रूरतें ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि अब सभी एक जैसा डेवलप कर रहे हैं, सभी के पास इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इंडिया का रोल ग्लोबल लेवल पर अगर डीपीआई की प्रमोशन की बात करें तो इंडिया का रोल क्या होना चाहिए वो भी देख लो। हम आइडेंटिटी सिस्टम के साथ चल रहे हैं, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जो हमारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी बेंगलुरु है ना, ट्रिपल आईटी जिसको आप कहते हो, उसने एक लॉन्च किया है मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, कंट्रीज को एनेबल करने के लिए, उनको मदद करने के लिए, कंट्री आधार लाइक सिस्टम वो भी लेकर आए। तो मोर देन 10 कंट्री, जैसे कि आपके श्रीलंका टू सीरियलॉन, ये सभी कंट्रीज ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करा है, किस चीज़ को, मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। अच्छा, पेमेंट लिंकेजेस तो इंडिया ने ना एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, एक्सटेंड करना है हमें यूपीआई पेमेंट सिस्टम, तो हम वो लेकर जा रहे हैं सिंगापुर में, मलेशिया में, यूएई में, फ्रांस में। फिर G20 कंसेंसस के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं कि जब इंडिया की प्रेसिडेंसी 2023 के अंदर थी और हमने अगस्त में उसको लॉन्च भी करा, अक्टूबर सितंबर में बेसिकली, G20 लीडर्स ने भी इसको बात करा है कि हम डीपीआई फ्रेमवर्क को प्रमोट करेंगे, तो जितनी 20 कंट्रीज थी उनको भी हेल्प मिलेगी। अफ्रीकन यूनियन भी देखो कनेक्ट हुआ इस बारी। तो ऑल्टरनेटिव मॉडल में क्या कह रहा है कि जितने भी बिग टेक अप्रोच के साथ अगर हम चलेंगे तो उससे क्या होगा, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ओनरशिप भी हमें और ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे। जो बहुत ट्रेडिशनल बिग टेक अप्रोच होती थी अब वो ख़त्म होनी चाहिए धीरे धीरे। तो इससे क्या होगा, पब्लिक की ओनरशिप एम्फेसिस करने को मिलेगी, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल करने का मिलेगा। वन फ्यूचर अलायंस इंडिया ने प्रपोज किया ये बात कि इससे हमारे को टेक्निकल असिस्टेंस बढ़ेगी, फंडिंग सपोर्ट मिलेगा, तो हम बहुत अच्छा एक फ्यूचर अलायंस क्रिएट कर सकते हैं। ओपन सोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो देखो इंडिया कमिटेड है कि वो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को, और इसमें हम प्राइवेटाइज जितने भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी प्रिवेंट करेंगे और फ्लेक्सिबल अडॉप्शन लाएंगे ग्लोबल स्केल पे इनोवेशन के साथ। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, ये बात ये है कि डीपीआई सिस्टम आर नॉट अ पेनिसिया। पेनिसिया का क्या मतलब होता है बताओ। देखो बेसिकली ये मान के चलो आप कि अगर ये नहीं ठीक से इस्तेमाल किया गया ना तो भी बहुत दिक्कत है। पेनिसिया का मतलब है, ये मत सोच लो कि परमानेंट सोल्यूशन ही निकल कर आ गया सारी चीज़ों का। समझो बात को, अगर पुअरली डिज़ाइन किया आपने डीपीआईस को, तो उससे आपको डेटा प्राइवेसी भी छीन सकती है, आपकी यूज़र की प्रोटेक्शन जा सकती है। इसीलिए कह रहा है कि अगर बिल्ड किया जाएगा फॉर साइटेडनेस के साथ, पूरा चीज़ों को चेक करते हुए कि इससे कुछ फ्रॉड या दूसरी चीज़ें ना हो, तभी डीपीआई आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बूस्ट करेगा और मीनिंगफुल लाइफ आपकी कम्युनिटीज़ को देगा। तो कमिंग डिकेड्स में अगर इसका सही इस्तेमाल, सही इम्प्लीमेंटेशन हो गया
तो वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पोटेंशियल जो है वो रियलाइज़ कराएगा सभी कंट्रीज़ का, स्पेसिफिकली ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ का। ठीक है, तो ये टॉपिक में ये था। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसमें हम बात करेंगे ग्लोबल डेट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। क्यों इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, तो ग्लोबल डेट से ही आपको याद आ जानी चाहिए श्रीलंका की। श्रीलंका ने गाइस अनसस्टेनेबल डेट फेस कर रहा है, सिवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है वहाँ पर, इतना जबरदस्त इशू है वहाँ पर, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि इशू है यहाँ पर एक ग्रोइंग डेट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। अब क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से जो कर्जे हैं, जो डेट है डेवलपिंग कंट्रीज की, वो क्यों बढ़ रही है और इसको कैसे सुधारा जा सके, या क्या ऐसे फैक्ट डेटा है, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले डेटा बैंक पे नज़र मारते हैं। देखो, बोला जा रहा है डेटा बैंक में कि 30% ग्लोबल पब्लिक डेट जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के पास है। 70% जो है इंडिया, चाइना और आपके ब्राज़ील के पास, चाइना इंडिया ब्राज़ील के पास है। 60% टोटल पब्लिक डेट जीडीपी का डेवलपिंग कंट्रीज के पास है, 2021 के डेटा में बनाया जाता है। 59% हमारे डेट टू जीडीपी रेशियो है, अब 60% है, वो थ्रेशोल्ड ही बिल्कुल पार कर गई है। इसका मतलब ये होता है कि हाई लेवल ऑफ डेट, कहाँ से आ रहा है इतना हाई लेवल ऑफ डेट? तो ग्रोइंग डेट होने की वजह क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज ज़्यादा सा पैसा लेती हैं, फंडिंग कराती हैं अपने लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। तो कहाँ, किस चीज़ के लिए फंडिंग ज़्यादा कराई जा रही है? लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, पावर प्लांट बनाने के लिए, ताकि उससे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ स्टिमुलेट इसी से होती है। आप जानते ही हो इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है। तो एक तो वजह होती है ये कि डेवलपिंग कंट्रीज फंडिंग बहुत लेती हैं लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। सेकंड है कि ना, रिसेंट यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई, वर्ल्ड ऑफ डेट, जिसने बताया कि जो ग्रोइंग बर्डन है टू ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी, ग्रोइंग बर्डन टू ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी, एक तरह से उन्होंने फाइंड आउट करा। उन्होंने बोला कि जो इतना ज्यादा ऑल टाइम हाई है कि $92 ट्रिलियन 2022 में था। आप सोचो, कंपेयर करो, 2000 में जो चीज $7 ट्रिलियन थी, अभी वो $92 ट्रिलियन हो गई है। तो कह रहे हो कि कहाँ इतना ज़्यादा, देखो आप, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना ज़्यादा है, कैसे इतना ज़्यादा बढ़ गया है? तो रिपोर्ट्स भी आपको अपने आंसर्स में ज़रूर कोट करनी है। यूनाइटेड नेशंस की ये रिपोर्ट थी, वर्ल्ड ऑफ डेट की, ग्रोइंग बर्डन टू ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी, ये सब जरूर लिखना है आपको अपने आंसर्स में। अब आओ मुद्दे की बात पर कि कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज की डेट बढ़ रही है। तो पहला ही फैक्टर है हायर कॉस्ट ऑफ फंड्स गाइस, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो बहुत पैसा कर्जे पे लेती हैं और उसकी वजह से उनको हायर इंटरेस्ट रेट देने पड़ते हैं डेवलप कंट्रीज को। फिर रिसोर्सेज की जो है, मोर रिसोर्सेज टू पे इंटरेस्ट, यानी जो करेंटली हाफ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज है वो अपना 1.5% से जीडीपी से भी ज़्यादा पैसा चुका रही हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रही हैं उसमें। शार्प इंक्रीज देखा गया लास्ट डिकेड से, तो और भी ज़्यादा पैसा बढ़ गया है, सिर्फ इसमें ही जा रहा है, इंटरेस्ट में पैसा जा रहा है। प्राइवेट क्रेडिटर्स पे बहुत ज़्यादा रिलाय है डेवलपिंग नेशंस, उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा, क्रेडिटर्स को, जो बॉन्ड होल्डर्स हैं, उनको बहुत पैसा देना पड़ता है। उसके बाद ये कह रहा है, जो इनका शिफ्ट कंट्रास्ट है ना, जो ट्रेडिशनल आपके रिलायंस होती थी, वो जो शिफ्ट देखने को मिल रहा है, वो भी एक वजह है। फिर डेट रीस्ट्रक्चरिंग का एक इशू है, जो आउटसाइड क्रेडिटर्स होते हैं वो डेट रीस्ट्रक्चरिंग को अवॉइड करने के लिए कंट्री को भी क्राइसिस में आ जाती है। पुअर डेट मैनेजमेंट है हमारा, क्योंकि हमारी टैक्स पॉलिसीज इनएफिशिएंट है, हमारे रूल ऑफ लॉ में इंटरनल कॉजेस की वजह से वीकनेसेस हैं, और दूसरे फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा आ गए। 2020 में था, 2022-23 में इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया? कि कोविड-19 पैंडमिक था, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस बढ़ गया था, क्लाइमेट चेंज एक वजह है। चाइना की जो डेट ट्रैप पॉलिसी है, यानी कि पहले पैसा दे दो जबरदस्ती करके या कैसे भी करके या कुछ भी और भी तरीके से, और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने को। श्रीलंका का रीज़न समझो आप, ये डेट ट्रैप पॉलिसी थी चाइना की, जिसकी वजह से आज श्रीलंका इतना ज़बरदस्त फंसा है। उसके बाद जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग है वो बहुत लिमिटेड है। ये सारे फैक्टर्स की वजह से देखा जा रहा है कि डेवलपिंग नेशंस के जो कर्जे हैं, जो डेट है, वो बढ़ रहा है। अब गाइज एक टर्म यहाँ पर आ रही है जिसको हम बोलते हैं डेट सस्टेनेबिलिटी, यानी कि कंट्री का जो पब्लिक डेट है वो सस्टेनेबल है। इसका मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट है वो अपने करंट और फ्यूचर पेमेंट ऑब्लिगेशंस को मीट कर सकती है बिना फाइनेंशियल असिस्टेंस लिए, और डिफॉल्ट में बिना जाए। डिफॉल्ट भी नहीं करना, ना किसी की असिस्टेंस की ज़रूरत है, इतना आपके पास पैसा है कि आप खुद से ही अपने प्रेजेंट और फ्यूचर ऑब्लिगेशंस को, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर पाओ। उसको कहते हैं डेट सस्टेनेबिलिटी। अब समझो कौन कौन से कंसर्न हैं जिसकी वजह से हाई डेट बर्डन देखने को मिल रहा है। पहला है रीज़न इसके पीछे
इशू ऑफ डेट सस्टेनेबिलिटी, यानी कि बर्डन जो डेट का है वो और फर्दर पुश करता है और बोरो करने के लिए, जिससे कंट्रीज और वल्नरेबल सिचुएशन में आती है। कह रहा सबसे बड़ा उदाहरण है श्रीलंका का पब्लिक डेट अनसस्टेनेबल था, जिसकी वजह से कंट्री को इतना जबरदस्त लॉस देखने को मिला कि आईएमएफ से भी कर्जा लेना मुश्किल हो गया था। फिर डिक्रीज डेवलपमेंटल स्पेंडिंग, यानी 3.3 पब्लिक जो लोग रहते हैं कंट्रीज में, वो स्पेंड मोर देन हेल्थ और एजुकेशन, मोर ऑन इंटरेस्ट देन हेल्थ एंड एजुकेशन पे बेचारे वो पैसा ही नहीं खर्च कर रहे, इंटरेस्ट भरे जा रहे हैं। हैम्पर है आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कैसे हैम्पर है ये भी समझो आप। हैम्पर इसलिए क्योंकि जो 70% पब्लिक क्लाइमेट फाइनेंसेस हैं वो लिया जा रहा है, टेक्स द फॉर्म ऑफ डेट। तो कंट्रीज अपने आप डेट क्राइसिस में इस वजह से भी पड़ रही हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है नहीं आपकी, इन्वायरमेंट से आप छूटते जा रहे हो, आपकी चीज़ें ट्रेडिशनल और फॉसिल फ्यूल इस पे बहुत ज़्यादा रिलाय होते जा रहे हो, रिलाय है ही हम बेसिकली, आप जानते ही हो। तो उसकी वजह से भी पैसा खराब होता है। पॉलिटिकल एंड सोशल टर्मोइल क्राइसिस है, मासेस ब्लेम करती हैं गवर्नमेंट को, इकोनॉमिक मेस फैलाया हुआ है जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात कर रहा है कि हाई लेवल ऑफ जो डेवलपिंग कंट्रीज का डेट लेवल है उसकी वजह से फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ रही है ग्लोबली। समझ रहे हो आप, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का रीजन है। उसके बाद वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है कि करें क्या ऐसी समस्या से उभरने के लिए, कि समस्या तो बड़ी गंभीर है ये। तो ऐसा करो कि पहले तो इंक्लूसिव इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर तैयार करो, डेवलपिंग कंट्रीज का रियल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़ाओ, रिफॉर्म लाओ आईएमएफ के कोटा फॉर्मूला में ताकि ग्लोबल लैंडस्केप चेंज हो, लिक्विडिटी बढ़ाओ टाइम ऑफ क्राइसिस थ्रू आईएमएफ या जितने भी आपके मल्टीनेशनल डेवलपमेंट बैंक्स हैं वो इनको मदद करें। ऐसा कुछ ना करें कि हाई इंटरेस्ट वाले फाइनेंस करो ही मत डेवलपिंग नेशंस को। ट्रांसपेरेंट हो रिपोर्टिंग ऑफ डेट, कॉम्प्रिहेंसिव एंड ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरत है ताकि यहाँ पे ज़्यादा छल ना किया जाए। ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होगा कि आराम से वो हिडन लाइबिलिटीज से बच जाएंगी जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज की गवर्नमेंट है। डेट मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज प्रूडेंट होनी चाहिए आपकी। लो इनकम कंट्रीज हैं, प्रूडेंटली वो काम करें, न्यू डेट को देखें, नए अट्रैक्ट करें एफडीआईज वगैरह, टैक्स अपने रेवेन्यूज को अपने घर में पहले सुधारें, उसको बूस्ट करें। लेंडर्स नीड टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ न्यू लोन्स। डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात है कि प्रमोट करो, कोलैबोरेशन वगैरह करो, फंड फुलफिलिंग करो क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट्स। ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, तब जाके हम कहीं पे लीड कर पाएंगे, तब जाके हम डेवलपिंग नेशंस का ये कर्जे कम कर पाएंगे। थर्ड टॉपिक है एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इन इंडिया। देखो इंडिया का जो रूपी वैल्यूएशन होता है अगर दूसरी करेंसीज को, मेजर ट्रेडिंग पार्टनर जो है हमारे, हैज सर्ज्ड टू ए न्यू has surged to a year near 2-year high on central bank intervention and elevated domestic inflation। कह रहा है जो उसकी वजह से देखो सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई ने चेक करा भाई कि इतना सर्च क्यों है हमारा, क्यों हमारा डोमेस्टिक इन्फ्लेशन इतना ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले आप ना इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए कुछ कुछ टुकड़े में कुछ चीज़ें समझो। सबसे पहले समझो करेंसी वैल्यूएशन क्या होता है। करेंसी वैल्यूएशन का मतलब है गाइस अपनी करेंसी को दूसरे की करेंसी में तोलना, यानी उसकी वर्थ और वैल्यू को डिटरमाइन करना। अब इससे सेवरल फैक्टर्स से ये इन्फ्लुएंस होती है। इंटरेस्ट रेट से होती है, इन्फ्लेशन से होती है, कैपिटल फ्लो से होती है और मनी सप्लाई से होती है। मोस्ट कॉमन मेथड जो है करेंसी को वैल्यू करने का वो हम जानते हैं एक्सचेंज रेट की मदद से हम चेक करते हैं। जैसे आज की डेट में एक यूएस डॉलर वो 80 रुपये का है, एक आईएनआर इज इक्वल टू या नहीं सॉरी $1 इज इक्वल टू 1 US डॉलर इज इक्वल टू 80 रुपीज़, ऐसे क्या हुआ। तो ये हमारा है, तो ऐसे यानी कि $1 आपका 80 आईएनआर में एक्सचेंज होगा। अब ये समझो एक्सचेंज रेट को कैसे डिटर्मिनेशन में करते हैं, कैसे तरीके हैं। देखो कभी एक सिस्टम इस्तेमाल होता था फिक्स एक्सचेंज रेट का, यानी करेंसी को फिक्स रेट पे वैल्यू करा जा रहा है अनदर करेंसी के वैल्यू पर, और सेंट्रल बैंक इसमें इंटरवीन करती थी और फिक्स रेट एक निकाल लेती थी, बास्केट ऑफ करेंसी या कमोडिटी लाइक गोल्ड में तोल देती थी। ये जो इंटरेस्ट रहता था ये फिक्स रहता था। जो आज हम यूज़ कर रहे हैं वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, इसको हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं, और ये ज़्यादातर मार्केट के फोर्सेस से डिटरमिन होता है, यानी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी से ये डिटरमिन होता है।
यानी काफ़ी फ्लक्चुएट भी हो सकता है। सेंट्रल बैंक इस वाले एक्सचेंज रेट में इंटरवीन नहीं कर सकती है। ठीक है, फिर एक रास्ता होता है मैनेज्ड एक्सचेंज रेट, यानी कि सिस्टम ऑफ, ये सारे इकोनॉमिक टर्म्स हैं गाइस, ध्यान से समझो, मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर है ये सारी चीज़ें, आपको यहीं पे मिल रही हैं। तो एक ऐसा सिस्टम है मैनेज एक्सचेंज रेट, जहाँ पे करेंसी को आप वैल्यू करोगे, कैसे निकालोगे, मार्केट फोर्सेस के थ्रू। लेकिन यहाँ पर सेंट्रल बैंक ओकेजनली इंटरवीन कर सकता है एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज या इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो तीनों में फ़र्क है। फिक्स एक्सचेंज रेट में फिक्स रहती है, गोल्ड या ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़ के थ्रू आप पैक करके सेंट्रल बैंक उसे एक्टिवली इंटरवीन करता है और एक्सचेंज रेट को बना देता है। फ्लोटिंग में डिमांड एंड सप्लाई की वजह से एक्सचेंज रेट फिक्स होता है। सेंट्रल बैंक आरबीआई इसमें इंटरवीन नहीं कर सकता। मैनेज एक्सचेंज रेट में मार्केट फोर्सेस के थ्रू तो डिटरमिन होगी करेंसी की वैल्यू, लेकिन इसमें सेंट्रल बैंक कभी कभी इंटरवीन कर सकता है स्टेबलाइज और इन्फ्लुएंस करने के लिए एक्सचेंज रेट्स को। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ये पूरा ईयर बता रहा है आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और एक्सचेंज रेट के बारे में। एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन इंडिया में 1993 से ही सेवरल मैकेनिज्म हमने ट्राई करे, और हमने क्या करा, हमने मार्केट डायनेमिक्स वाला लिया, और करेंटली हम नीर और रीर की मदद से एक्सचेंज रेट को इवेलुएट करते हैं। नीर का मतलब है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रीर का मतलब है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नीर का मतलब है कि हम वैल्यू करेंगे कंट्री की करेंसी को, मेजरमेंट करेंगे अगेंस्ट द बास्केट ऑफ अदर करेंसीज। इसमें हम इट डज नॉट काउंट फॉर डिफरेंसेस ऑफ प्राइस लेवल्स, कुछ इन्फ्लेशन नहीं काउंट करते हैं। एक्यूरेट रिफ्लेक्शन करेंसी की परचेजिंग की हमें रीड से पता चलती है। इसमें हम प्राइस लेवल को एडजस्ट करके उसका इन्फ्लेशन रेट को डिफरेंस को निकाल कर रीर को निकालते हैं। रीर याद रखना मोर एक्यूरेट रिफ्लेक्शन है करेंसी की परचेजिंग पावर को बताने के लिए। नीर का काम इतना होता है करेंसी को, कंट्री की करेंसी को वैल्यू करना अगेंस्ट द बास्केट ऑफ अदर करेंसीज। ठीक है, लेकिन इसमें इन्फ्लेशन को काउंट, डिफरेंट प्राइस लेवल को नहीं काउंट किया जाता, ये ख्याल रखना। अच्छा, नेक्स्ट आता है टॉपिक आपका, इफेक्ट क्या पड़ता है एक्सचेंज रेट का अदर इकोनॉमिक वेरिएबल्स पर। तो सबसे पहला असर पड़ता है इन्फ्लेशन पर। ओवर वैल्यूड करेंसी होगी तो लोअर इन्फ्लेशन होगी, है ना। इम्पोर्टेड गुड्स सस्ते पड़ेंगे, सर्विसेज सस्ती पड़ेंगी। अगर आप कंट्री इंपोर्ट कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्री, नीड्स फ्यूअर यूनिट्स ऑफ, है ना। मान लो आज अगर हमारा INR, इंडियन नेशनल रुपी जो हमारा है, अगर हमारा इंडियन रुपी US के कंपैरिजन में ओवर वैल्यू हो जाए, यानी कि हमारी वैल्यू उनसे ज़्यादा बढ़ जाए, तो हमें वहाँ से सामान खरीदना सस्ता पड़ेगा, सीधी सी बात है। फिर इंटरेस्ट रेट की बात है कि जो सेंट्रल बैंक है वो आराम से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे तो उससे हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो सेंट्रल बैंक सिमिलरली रिस्पॉन्ड टू वीकनिंग करेंसी ऑल्सो, ताकि इंक्रीज रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए। फिर तीसरा फायदा क्या होता है एक्सचेंज रेट को, हम जो बता रहे हैं कि क्या क्या वेरिएबल्स है जो इफेक्ट पड़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर पड़ता है आपकी। जितनी ज़्यादा आपकी समझ लो करेंसी स्ट्रांग होगी, उतना ही ज़्यादा इन्फ्लेशन आपकी कंट्री में कम होगा, आपका एक्सपोर्ट ड्राइवन चीज़ें ज़्यादा होंगी, कॉन्सिक्वेंटली डिक्लाइन इन ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आती है। ट्रेड की बात है तो स्ट्रॉन्गर करेंसी की वजह से क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि आपके जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं वो इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट आप करोगे ही नहीं, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से ज़्यादा खरीदा ही नहीं जाएगा माल, क्योंकि अब आपकी करेंसी ज़्यादा ओवर वैल्यू रखी है। तो आप समझ रहे हो, ज़्यादा हो जाना ओवर वैल्यू होना करेंसी का वो भी नुकसानदायक है, ज़्यादा अंडर वैल्यू होना करेंसी का कि आपके मुकाबले दूसरे, जैसे हमारा अभी हाल चल रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, तो दोनों ही खराब है, इसलिए बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कैपिटल फ्लो पे असर पड़ना शुरू हो जाएगा, मोर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, अगर स्ट्रॉन्गर करेंसी होगी इन्वेस्टर्स आएंगे, हाई रिटर्न्स भी मिलेगा। तो करेंसी का अगर अप्रिसिएशन है, तो अप्रिसिएशन का मतलब क्या है, आपकी ओवर वैल्यू करेंसी है। बिजनेस डिसीजन एक्सचेंज रेट से क्या पता चलता है, हाई वॉलेटिलिटी का पता चलता है। इससे बिजनेस को अपने कॉस्ट को, प्राइसेस को, अपने आगे के प्रॉफिट्स को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें समझ आ गई। तो ये इनकंसिस्टेंट ट्राइनिटी है, फ्री कैपिटल फ्लो, सोवेनिटी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब एट अ सर्टेन टाइम कंट्री हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू थ्री और कंडीशंस को करते हुए कर सकती है। अब चैलेंजेस क्या आते हैं एक्सचेंज रेट को मैनेज करने में, यहाँ समझो मुद्दा। कंट्री जो होती है, यानी कि कैसे एक्सचेंज रेट को मैनेज करें। सबसे पहली बात है, देखो जियो पॉलिटिकल इवेंट बड़े अनप्रिडिक्टेबल है। किसी ने सोचा था US चाइना ट्रेड वॉर होगी,
किसी ने सोचा था यूक्रेन रशिया वॉर होगी, किसी ने सोचा था इजराइल हमास का प्रॉब्लम चलेगा। इसकी वजह से ना एक्सचेंज रेट पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से असर पड़ता है। फिर दूसरा असर पड़ता है स्पेकुलेशन एंड मैनिपुलेशन की वजह से। सेलिंग करेंसी को बेचना खरीदना जो फॉरेक्स मार्केट में चलता है, इसकी वजह से रेट वॉलेटिलिटी बढ़ती है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो हो जाता है, डिवैल्यू करना, डेप्रिसिएशन करना, पता ही नहीं चलता आप कहाँ से पैसा लगाओगे। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, यानी कि ऐसा आइडिया जिसमें इकॉनमी अपनी इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसको पता ही नहीं वो क्या करे। तो ऐसे में वो फिक्स्ड रेट एक्सचेंज लगा लेती है, कभी फ्री फ्लो करा दिए कैपिटल्स का, एट द सेम टाइम ही फिक्स्ड रेट भी यूज हो रहा है, फ्लोटिंग वाला भी यूज हो रहा है। तो समझ रहे हो, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं। तो इसीलिए वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि देखो दोस्तों, कुछ चीज़ों को हम रोक तो सकते नहीं, लेकिन हाँ, इंटरनेशनल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन से हम चीज़ों को सेटल करके जरूर चल सकते हैं। कह रहे हैं बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का काम ही यही है कि गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक के साथ वो स्टेबिलिटी मेंटेन करके चले। फॉरेन एक्सचेंज बफर्स को मेंटेन करने की ज़रूरत है, एडुकेट बफर्स को मेंटेन करे कि रिसोर्सेज, गोल्ड को, ये सब को एडवोकेट करे अगेंस्ट करेंसी मैनिपुलेशंस। कंसल्टेशन जैसे इंटरनेशनल फोरम्स में भी वॉइस किए गए हैं। ठीक है गाइस, ये वाला टॉपिक। चौथा टॉपिक करवा देते हैं, फिर फिफ्थ टॉपिक हल करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी 2016। अच्छा, इसको समझो पहले, क्या है कोड में, कहाँ से आया। तो देखो, आईबीबीआई है, क्या है ये, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसने कुछ रिफॉर्म लिए हैं, ट्रांसपेरेंट बनाया आईबीसी को और ज्यादा। क्या रिफॉर्म प्रपोज किए गए हैं, तो सबसे पहले बोला कि भाई ऐसा करो, रिव्यू करो। क्या रिव्यू करना है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कमेटी बिठाई क्रेडिटर्स की, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स बैठाए कि मैंडेट करें, वो हर मंथ इनका चेक करें, मीटिंग्स लें, रेजोल्यूशंस पास करें दो पार्ट स्ट्रक्चर्स में, इनफ्लो कैसा चल रहा है, आउटफ्लो कैसा चल रहा है, स्टेक होल्डर्स का क्या है, मिनिमम इंटाइटलमेंट हो, डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो होते हैं, ये सब बातें करी गई। अब आईबीसी क्या है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है क्या, ये क्या करता है, इस कोड के तहत अ, आपके कंसोलिडेट अमेंड किए जाते हैं लॉस को, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन दिया जाता है कॉर्पोरेट बंदे को, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो चाहे इंडिविजुअल हो। इसीलिए कॉर्पोरेट रिजोल्यूशन इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है, ये रिकवरी करता है मैकेनिज्म्स की, टाइम बाउंड मैनर में काम करता है, एग्जिट मैकेनिज्म में काम करता है, और वॉलंटरी रिकमेंडेशंस को, डिफॉल्टेशंस को बचाता है। डिफॉल्ट ना हो, कोई ऐसा ना हो कि भाग जाए पैसा लेके, लिया और भाग लिया। अब सिग्निफिकेंस क्यों था, देखो क्यों इसको और रिफॉर्म लाके क्यों ट्रांसपेरेंसी के साथ बनाया जा रहा है। सबसे पहला कारण है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी जो कोड है ये टाइम बाउंड मैनर में एक्सेसिव डिले से बच के मोर लाइकली टू डिमिनिश दी ऑर्गेनाइजेशनल कैपिटल ऑफ द कंपनी। कि देखो, जिस समय जिस पैसे की ज़रूरत है, जिस पैसे की जो वैल्यू है, उसको खराब ना हो। मान लो आपने 10 करोड़ का गबन कर दिया, ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, अब आप भाग लिए। अब 10 करोड़ आपको गवर्नमेंट को 10 साल बाद मिल रहे हैं, बैंक्स को 10 साल बाद मिल रहे हैं, तो उस पैसे की क्या वैल्यू रहेगी। इसीलिए ज़रूरत है कि टाइम बाउंड मैनर में, बिना एक्सेसिव डिले किए, अगर कंपनी ऑर्गेनाइजेशनल कैपिटल की डिमिनिश हो रही है, उसको तुरंत चेक किया जाए और तुरंत रिजोल्यूशन निकाला जाए। इकोनॉमिक रिसोर्सेज को सर्कुलर इकोनॉमी से फ्रीइंग अप करना, यानी कोड एक ऐसा मैकेनिज्म देता है टू एग्जिट विद द लीस्ट डिस्ट्रप्शन। डिस्ट्रप्शन कम करो आप, रिसोर्सेज को ऑर्डरली मैनर में ठीक ढंग से चलने दो। क्रेडिट कल्चर को इम्प्रूव करना बेहद ज़रूरी था। स्ट्रेस एसेट्स अब पता चल रहे हैं, पड़े हुए हैं, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स काम ही नहीं कर पा रहे हैं, ये सबको अच्छा चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है आईबीसी का होना, ताकि हम अच्छे से स्ट्रेस एसेट्स को ठीक से इस्तेमाल कर पाएँ। अब देखो, ये 3 टर्म्स हैं, तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इंसॉल्वेंसी का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ कोई व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल, कोई कंपनी अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को फ्यूचर में, क्या अभी भी मीट जब नहीं कर पा रहे, आइडल पड़े हों उनके ऐसे रिसोर्सेज, तो ऐसा होता है। बैंक्रप्सी में तो लीगल आपको प्रोसीडिंग लेनी पड़ेगी फॉर इनिशिएटेड व्हेन अ पर्सन और बिजनेस इज अनेबल टू, जब वो अपने आउटस्टैंडिंग डेट्स को, ऑब्लिगेशंस को फुलफिल ना कर पाए, तो लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाती है, उसको बैंक्रप्सी कहते हैं। हेयर कट एक टर्म होता है, इसका मतलब है कि वो डेट जो जा चुका है बाय लेंडर एज अ शेयर ऑफ आउटस्टैंडिंग क्लेम, यानी कि पैसा जो आपने खत्म कर दिया है, खत्म हो गया है। डेट फॉरगॉन बाय द लेंडर, भूल जाए वो डेट को, अब उसके लिए वो एक आउटस्टैंडिंग क्लेम बन चुका है बस, एज अ शेयर फॉर दैट। ठीक है, उसको हेयर कट कहते हैं। अब आईबीसी में चैलेंजेस क्या है, बहुत बैकलॉग है। देखो, तुम्हें शर्म आ जाएगी देख के अभी कि क्यों रिफॉर्म लाने की बात कर रहा है।
13,000 केसेस बैकलॉग में, 2073 ऑनगोइंग आपके कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन करे गए हैं, जिसमें से सिर्फ लगाओ कितना ज़बरदस्त बैकलॉग है। एनसीएलटी जो आपके नेशनल जो आपका एनसीएलटी है, ट्राइब्यूनल जो है आपका एनसीएलटी, वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि उसके जो बेंच में है स्ट्रेंथ ही नहीं है इतनी एनसीएलटी की। उसके बाद यहाँ पर बात होती है फेलिंग या फॉलिंग आपके रिकवरी डिटेल्स की फॉलिंग है, ठीक है। तो ये भी एक दिक्कत है हमारे साथ। उसके बाद क्या समस्या आती है, उसके बाद देखो ये दिक्कत आती है कि लॉन्ग रेजोल्यूशन प्रोसेस है। रिसेंट ईयर्स में एवरेज रेजोल्यूशन टाइम बहुत बढ़ गया है। कहाँ से बचाओगे आप? रेजोल्यूशन प्लान्स की अप्रूवल नहीं हो पाना, ये भी एक समस्या है गाइस, समझो बात को। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल इसमें कुछ कर नहीं पा रही है। लो अप्रूवल रेट है, एनसीएलटी का फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ठीक है। उसके बाद इन रेजोल्यूशन क्रेडिटर्स कैन रियलाइज द मैक्सिमम वैल्यू टू द आउटस्टैंडिंग क्लेम्स। 2021 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने फाइनेंस पॉइंट आउट करते हुए बोला कि क्रेडिटर जो है ऑन एवरेज हैड टू बी 80% हेयर कैट। बताओ, पैसा ही भूल जाओ अपना। 70% केसेस में यही हाल, ओपेकनेस है। कमेटी जो क्रेडिटर्स की है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही ना, मतलब अपॉइंट ही नहीं कर रहे हैं। बहुत दिक्कत है ऐसे रेजोल्यूशन प्लान्स करना और बोलना, बहुत ओपेकनेस है, समझ ही नहीं आता किसका क्या काम है, किस ढंग से कर रहे हैं, वो कुछ समझ ही नहीं पता। इसीलिए वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है कि भैया रिफॉर्म्स जो प्रपोज की गई हैं उसको ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट करो, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओ, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को लेकर आओ। यानी कि कुछ ऐसा लेकर आओ, जैसे देखो तुम फाइनेंशियल डिस्ट्रेस जितनी भी थी तुम्हारी, माइक्रो एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में थी ना, तो उनके लिए ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन लेकर आए थे, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ऐसे ही और लेकर आओ, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी लाओ, ताकि जो डेटर है वो मैनेज करके चले अपनी कंपनी को। क्रॉस बॉर्डर रिजोल्यूशन, जो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी हो जाती है वो उसको ध्यान में रखो। अपने स्पेशलाइज सेल्स को बुलाओ, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रेजोल्यूशन निकालो। हेयर कट्स को मिनिमाइज करो, एबीआई शुड सेट अप बेंचमार्क्स फॉर हेयर कट्स की इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जैसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में है वैसा सब कुछ अपनाओ, ताकि हेयर कट इतने होने लग जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा आपका। तो ये है पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव गाइस, कल से करेंगे, अभी इतना ही रिवाइज करो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।